नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 का लेक्चर चल रहा है और यह लेक्चर संख्या 24 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट देखिएगा और सभी वीडियो देखिएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर्स क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा आप लोग। यह जो एनसीईआरटी की सीरीज है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, डीएसएसबी, केबीएस, एनडीएस, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार एवं राज्य। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और इसमें कुछ आपका भाग कंप्लीट हो चुका है। जो भी लोग एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। इसकी जो प्राइस है एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स है, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी का कंप्लीट कोर्स 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है 1499 रुपए का। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। और आप लोगों को क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स और 2500 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो आप जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। जंगल और कबीले, मतलब उस समय की बात हो रही है, मध्यकाल की बात हो रही है। उस समय जंगल और जंगल में रहने वाले जो कबीले थे वो कैसे थे। तो देखिए समसामयिक रचनाएं, यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ कलर। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करते थे। मतलब उस समय की जो रचनाएं होती थी, उस समय के जो भी साहित्य होते थे उसमें जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का न होना बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई जंगली इसलिए कहा जाता था। उस समय के लोग जंगली इसलिए कहते थे, वनवासी इसलिए कहते थे क्योंकि वो जंगल में रहते थे, वनों में रहते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आज जैसे कि किसी को एक कहते जाते जंगली का मतलब आदमी सभ्यता ही समझता है। ठीक है, लेकिन मतलब जंगली का मतलब उसमें ऐसा था कि जंगल में रहने वाले लोग। परंतु आज इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही होता है। ठीक है, आज जंगली किसी को कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि यह व्यक्ति सभ्य नहीं है, जंगली है एकदम बिल्कुल। ठीक है, उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित खेती से होता था। मतलब जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों से, जंगल के फल फूल से जिनका गुजारा हो रहा है, जंगल में शिकार करके जिनका गुजारा हो रहा है, या जंगल में कृषि करके, खेती करके जिनका गुजारा हो रहा है। उदाहरण के तौर पर भीलों में बसंत के मौसम में, देखिए भीलों या मील लिखा है, मील नहीं है भील है, भील जो जनजाति होती है। तो भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठे किए जाते हैं। गर्मियों में मछली पकड़ी जाती है। गर्मी में क्या करते हैं ये लोग, मछली पकड़ते हैं। मानसून के महीनों में खेती करते हैं और शरद ऋतु और जाड़ों में के महीनों में शिकार किए जाते हैं। तो यह काम भीलों में किया जाता है, अन्य जनजातियों में भी किया जाता है। ठीक है, जंगली लोग क्या करेंगे, शिकार करेंगे और जंगल में रहने वाले फल फूल का सेवन करेंगे। जहां तक राज्य का सवाल है तो इसके लिए जंगल उलटफेर वाला इलाका है, यानी बदमाशों को सड़ देने वाला अड्डा। ठीक है, मतलब उस समय ये माना जाता था जो भी लोग राज्य से विद्रोह करते थे वो कहाँ चले जाते थे, जंगलों में चले जाते थे। मतलब जंगल जो था, जो वन जो था, वह बदमाशों का आश्रय स्थल बन चुका था। बाबर लिखता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच है। देखिए बाबर क्या कहता है बाबरनामा में कि जंगल क्या है, एक रक्षा कवच है। अरे आज भी, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ही डेवलप हो गई, लेकिन 20-25 साल पहले बीहड़ के जंगलों में डाकू जो राज्य से विद्रोह करता था वह क्या करता था, वो बीहड़ में चल जाता था। ठीक है, तो बाबर लिखता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच है जिसके पौधे परगना के लोग, जिसके पीछे, यहाँ पर पीछे होना चाहिए, जिसके पीछे परगना के लोग कई विद्रोह हो रहे थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। मतलब ये क्या, लोग कर अदा करने से मुकर जाते थे और विद्रोह करके जंगल में चले जाते थे। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी। राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी। राज्य के लिए क्या होता था, सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी। इसके लिए जंगल वासियों से मदद ली जाती थी। ठीक है, जंगल वासियों से मदद लेकर हाथी इस्तेमाल किया जाता था। मतलब जंगल के जो लोग थे वह हाथी देते थे और हाथी का प्रयोग किस में होता था, युद्ध में। जमींदार और उनकी शक्ति, उस समय जमींदार कौन थे और जमींदारों के पास कौन सी शक्ति थी, यहाँ पर देख सकते हैं। जमींदार थे जो अपनी जमीन के मालिक होते थे। जमींदार का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है जमींदार का, संधि विच्छेद।
जो अपनी जमीन का मालिक हो, ठीक है, और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई हों, वही जमींदार थे। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण क्या था? जाति था। जमींदार की जो हैसियत बढ़ी हुई थी, इसके पीछे एक जाति था, मतलब एक जाति विशेष को ही जमींदार बनाया जाता था। दूसरा कारण यह भी था कि राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे। जमींदार क्या करते थे? राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे, क्योंकि जमींदारों के पास जानते क्या होता था? सैनिक टुकड़ी होती थी, अपना सैनिक टुकड़ी होता था, अपने हाथी होते थे, घोड़े होते थे, अपना धन होता था। तो वह राजा की मदद करते थे, राजा की सहायता करते थे युद्ध में, अपनी सैनिक टुकड़ी देते थे 100, 200, 1000, 2000 की सैनिक टुकड़ी होती थी जिन जमींदारों के पास, तो अपनी सैनिक टुकड़ी देते थे, या फिर हाथी और घोड़ों से भी, रथों से भी इनकी क्या करते थे? मदद करते थे। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी कि इनकी विस्तृत जमीनें, इन्हें मिल्कियत कहते थे। जमींदारों की संपत्ति को क्या कहा जाता था? मिल्कियत, ठीक है। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी प्रयोग के लिए खेती होती थी। मिल्कियत में क्या होता था? जमींदार के निजी प्रयोग के लिए खेती होता था, जमींदार उस पर खेती कराता था, ठीक है, और साथ ही साथ लगान भी वसूलता था गांव के लोगों से। जमींदारों की समृद्धि की वजह क्या थी? जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत जमीन। यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूं, छोड़िए, जमींदारों की यहाँ पर चेंज कर लेता हूं मैं। देखिए, जमींदारों की समृद्धि की क्या वजह थी? जमींदार समृद्ध क्यों थे? इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण था कि जमींदारों के पास क्या थी? जमीनें थी। तो जमींदारों की विस्तृत जमीन, जिन्हें हम क्या कहते थे? मिल्कियत कहते थे, यानी संपत्ति। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी प्रयोग के लिए क्या होता था? खेती होती थी। अक्सर उन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर भी मजदूरी करते थे, ठीक है। मतलब जमींदारों का जो अपना जागीर होता था उसे मिल्कियत कहा जाता था। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच भी सकते थे और किसी और के नाम भी कर सकते थे, और उन्हें गिरवी भी रख सकते थे, ठीक है। जमींदारों की ताकत इस बात से आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूलते थे। जमींदार क्या करते थे? राज्य की ओर से कर वसूलते थे, ठीक है, और इसके बदले में उन्हें वित्तीय मुआवजा भी मिलता था, कमीशन मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। उनके पास क्या थे? उनके पास छोटी बड़ी सैनिक टुकड़ियां थी, हाथी थे, घोड़े थे, घुड़सवार थे, जिससे वो क्या करते थे? राजा की मदद करते थे। तो राजा भी उनको छूट दिया हुआ था। ज्यादातर जमींदार के पास अपने क्या होते थे? अपने किले होते थे, और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी थी, जिनमें घुड़सवार, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। बहुत ज्यादा नहीं होता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा होता था, ठीक है। 100-200 घोड़े होते थे, 100-200 हाथियां होती थी, 1500-2000 के करीब सैनिक होते थे। तो इससे क्या करते थे? वह राजा की मदद करते थे, ठीक है। भू राजस्व प्रणाली, उस समय की भू राजस्व प्रणाली कैसी थी, यह देखना बहुत दिलचस्प रहेगा आप लोगों के लिए। भू राजस्व के इंतजाम के दो चरण थे। दो तरह से भू राजस्व के चरण थे: कर निर्धारण और वास्तविक वसूली। मतलब कभी कभी होता था भू राजस्व कुछ अलग निर्धारित किया जाता था, निर्धारित कुछ अलग किया जाता था, लेकिन अंतिम जमा क्या होता था? वास्तविक वसूली कुछ अलग होती थी, ठीक है। जमा निर्धारित रकम थी, और हासिल क्या होता था? सचमुच वसूली गई रकम को हम हासिल करते थे, ठीक है, जमा और हासिल। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता था। राज्य कितना ज्यादा ज्यादा हिस्सा रख, कभी कभी 1/2, 1/3, ठीक है, इस तरह से राज्य कर लेता था। जो उपजाऊ क्षेत्र थे ना, गंगा यमुना का दुआब था, वहां तो 1/2 टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। कभी होता था भूखमरी आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ठीक है, इसकी वजह से वसूली हो नहीं पाती थी। हर बात से जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों का संकलन किया है, और उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे, ठीक है। 1665 में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई है, क्योंकि उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्सों में जंगलों से घिरे हुए हैं और उनकी नपाई नहीं हुई है, ठीक है, ऐसा भी माना गया। तो पैमाइश होती थी जमीन की। 1665 में औरंगजेब ने निर्देश दिया था राजस्व कर्मचारियों को कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या पता करो, खेतिहर लोग कितने हैं, और सालाना हिसाब रखा जाए, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा,
एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। फोन पे पेटीएम नंबर यही है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। इसमें आप लोग को क्या मिलेगा, क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स, साथ ही साथ 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से होगी। धन्यवाद आप लोग को।